हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए अकाउंट्स में। आज हम लोग इसी श्रृंखला में एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोस्तों, हर एक इंसान सेविंग करता है। क्यों करता है सेविंग? क्योंकि फ्यूचर की कुछ कॉन्टिजेंसी ना आ जाए, फ्यूचर में कुछ अनफोर्सिंग एक्सपेंसेस ना आ जाए, इसके लिए वो वर्तमान में कुछ पैसा बचाता है, सेविंग करता है। वो पैसा कहां पे लगाता है? वो कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट करता है। चाहे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बोल दो, चाहे सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बोल दो, या अगर हम लोग कंपनीज में पैसा लगाते हैं, कंपनी में शेयर परचेज कर लो, कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लो, ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे वाली ये बात है कि जब हम यहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं उतने आपको अकाउंट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे, सेपरेट मेंटेन करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, एग्री, लेकिन जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, इसके बारे में आप हमें प्रकाश डालो। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का चैप्टर है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एडवांस अकाउंटिंग के हर एक चैप्टर को प्रैक्टिकल नजरिए से देखना पड़ता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पाए जाते हैं। तो दोस्तों, दिन दो को आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। वो अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। होप सो आपको जो मैंने अभी बोला वो आपको समझ में आ गया। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। कौन सी यूनिट से डील करता है? यूनिट नंबर 2। तो दोस्तों, आओ समझने की कोशिश करते हैं ये चैप्टर हमें क्या बोलता है। और आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी आपके पहले अकाउंट्स में आई नहीं है। एकदम न्यू तरीके से पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर नया है, आज तक इसका पहले कोई नाता नहीं था, इसीलिए आप पुरानी चीजों को याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, मैंने चैप्टर का नाम लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अगर आप बुक में देखोगे तो लिख रखा है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, मैंने यहां पे क्या लिखा है? ये बंदा है राम। राम क्या करता है सर? सेविंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर में जब क्यों? क्योंकि कई बार कुछ ऐसी कॉन्टिजेंसी आपकी जिंदगी में आ जाती है कि पैसा चाहिए, या कोई अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको पैसा चाहिए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ये राम क्या करता है? सेविंग करता है। और जब सेविंग करके ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है कोई सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आपको पता है, जब ये इन्वेस्ट करता है तो ये राम जो है ना, ये राम बन जाता है इन्वेस्टर। इसे क्या बोलोगे बताओ अकाउंट्स की भाषा में? ये बन गया इन्वेस्टर। जब ये इन्वेस्टर बन जाता है और ये जब इन्वेस्ट करता है तो जितने इन्वेस्ट करता है उन सारे इन्वेस्ट के लिए आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। होप सो जो मैंने अभी समझाया आपके दिमाग में चला गया है। आओ आगे चलते हैं। नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लेना, इससे क्या होता है, क्लियरिटी आएगी। क्योंकि मैं थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा रहा, लेकिन प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपका बेस तैयार होना जरूरी है, आपकी नींव अच्छी होनी जरूरी है। और यही मेरा मुद्दा है और यही आपका टारगेट है, राइट एवरीबॉडी, क्लियर? तो नोट डाउन कर सकते हो। आओ मेरे साथ। अब बात आती है कि सर, हम लोग जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो सुनो मेरी बात। यहां पे मैं 2 चीजें लिखूंगा, मेरे साथ साथ लिखते रहना। मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बार तो मेरे साथ साथ लिखते रहो आप, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अच्छे से नहीं सुना तो ये चैप्टर आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आपने मेरी बात अच्छे से सुन ली ये चैप्टर आपको सबसे इजी लगेगा, ये मेरा वादा है, राइट, क्लियर। सुनो, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो
इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो प्रकार के सेपरेट आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक है कि आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां पे आपको फिक्स पैसा मिलता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये लो भाई साहब, यहां पे मैंने लिख दिया फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना, अभी अच्छे से समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ओके। और एक आपका आता है कि कहीं ऐसी जगह फ्लक्चुएटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट, राइट? कोई दिक्कत नहीं है सर ये यहां पे क्या लिखा आपने, एज इट इज एक बार कॉपी करो, मैं समझाता हूं। जैसे आपने कई कंपनियों में डिबेंचर परचेज कर लिए, ठीक है, जैसे आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली, ये ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिकल में आएंगे, या यहां पे आपने इक्विटी शेयर ले लिया, इक्विटी शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, राइट? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके जी, चलो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, स्क्रीन पे देखना, आराम से एक बार में समझ में आएगा। दोस्तों आपको मैंने बोला कि भाई जितनी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो उतनी जगह के लिए आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि सर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। देखो स्क्रीन पे मैंने आपको दो भागों में बांटा। एक है कि मैं कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूं जहां पे मुझे फिक्स पैसा मिलता है। मान लो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज कर लिए। अब डिबेंचर पे आपको पता है इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपको परमानेंटली मिलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली मिलेगा और फिक्स इनकम है। आपको 8% 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ही मिलने वाला है। या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने पैसा लगा दिया, वहां से आपको फिक्स इनकम मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बंदा ये बोलता है कि भाई मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिसमें मेरी रिस्क भी ज्यादा हो और रिटर्न भी ज्यादा हो। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? मान लो एक बंदा बोलता है मैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा। शेयर मार्केट का मतलब हो गया किसी कंपनी का मैं शेयर परचेज करूंगा। हो सकता है मुझे कमाई नहीं हो सकता है मुझे ज्यादा कमाई हो। मतलब मैं पहले नहीं बता सकता कि मुझे कितनी कमाई होगी। मतलब फ्लक्चुएटिंग, हो सकता है मुझे इस बार 10% फायदा हुआ, अगले साल हो सकता है मुझे 20% भी हो सकता है मुझे 5% भी हो। तो अपनी अपनी एक समझ है, अपनी अपनी चॉइस है कि उसे कहां पे पैसा लगाना है। जो बंदा रिस्की है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग इनकम में जाएगा, और जो बंदा रिस्की है कि रिस्क लेना चाहता है वो तो कहां जाएगा? फ्लक्चुएटिंग में। और एक बंदा बोलता है कि ना मैं तो फट्टू हूं भाई साहब, मुझे तो एकदम फिक्स इनकम चाहिए। तो भाई साहब तू कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर जहां पे तुझे ब्याज मिलता रहे और तुझे कोई टेंशन ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम, अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। और आज की क्लास में मेरा टारगेट आपको पता है, आपकी नींव को मजबूत करना। आज की क्लास में मेरा ये कोई टारगेट नहीं है कि मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 नंबर की तैयारी करवा रहा हूं, नहीं। आज की क्लास में मैं आपको सवाल पढ़ना सिखाऊंगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है वो समझना है। तो अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों आओ, और कुछ चीजें क्या होती है मैं सवाल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल केस में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना तो वो थ्योरी से ज्यादा इजी लगेगा। तो यहां तक आपको आ गया समझ में कि मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं और मैं फ्लक्चुएटिंग इनकम में भी जा सकता हूं। फ्लक्चुएटिंग इनकम में जाता हूं, इक्विटी में पैसा लगा दे। फिक्स में जाता हूं तो डिबेंचर्स खरीद ले, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? लेकिन कुछ चीजें मुझे समझानी है, लेकिन उस चीज को समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 में आना पड़ेगा, और आप मेरे साथ अच्छे से समझोगे क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला हूं। क्योंकि बेस अगर समझ में आ गया, हर सवाल आपको समझ में आएगा। तो आओ मेरे साथ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? सुनो,
ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा टारगेट सवाल करना नहीं है, सवाल को समझना है। राइट, पेज नंबर 4.7 है न्यू बुक में, और पुरानी बुक में आप एडजस्ट कर सकते हो, बस मेरी बात अच्छे से सुनते रहना। ये पेज नंबर है। राइट, ओके सर आप हमें किस तरीके से समझाना चाहते हो, आओ मेरे साथ और अपन समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ओके सर सुनना मेरी बात। मिस्टर ए परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2020। ध्यान से सुनना, अभी मैं एकदम आपको मैंने क्या बोला, मैंने खाली एग्जाम्पल इसीलिए उठाया है ताकि मुझे न्यूमेरिकल डेटा मिल सके, जिससे मुझे समझाने में आसानी हो। ये कौन है? ये सर मिस्टर ए है। चलो जी, ये मिस्टर ए है। ए ने कुछ परचेज किया। लो भाई साहब, कब परचेज किया? 1 मार्च, ध्यान से सुनते जाना बस, 1 मार्च 2020 को ए ने क्या परचेज किया? ध्यान से सुनना, इसने परचेज किया गवर्नमेंट 6% बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आपको फिक्स इनकम देती है, मतलब 6% ब्याज देगी। राइट, ओके। वैसे देखा जाए तो ये 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, ये 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, लेकिन ए ने इसको 90 रुपए में खरीद लिया। क्या बात है! और कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के इसने परचेज कर लिए। ध्यान से सुनते जाना, 1 लाख रुपए। अभी सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे क्या दे रखा है? ओके, द रेट ऑफ ब्रोकरेज 2%। आपको पता है जब अपन कुछ परचेज करते हैं तो अपना ब्रोकरेज भी लगता है, मतलब दलाली भी देनी पड़ती है, और ये दलाली दे रखा है 2%। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे इन्होंने क्या बोला? आगे इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट जो है वो साल में 2 बार मिलता है और 6 महीने में मिलता है। तो एक बार 31 मार्च को मिलता है और एक बार आपको 30 सितंबर को ब्याज मिलता है। मैं जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी लैंग्वेज को समझो, ठीक है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए ने जब ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे तो उनके लिए लागत क्या आई? लागत का मतलब है एक्चुअल में क्या कॉस्ट लगी उसकी, ये आपको बताना है। सर ये तो हम आम जिंदगी में भी करते हैं यार, कोई चीज परचेज करके लेके आते हो तो उसका, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप मार्केट गए, आपने मार्केट में एक फ्रिज परचेज किया, फ्रिज की रेट है 20,000 रुपए, लेकिन घर आए, घर क्या उसको हाथ में लेके आओगे? क्या नहीं, ऑटो में लेके आए। ऑटो वाले ने 500 रुपए और ले लिए। आया, घर पे आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाई, फोक्सो आपके नहीं की हुई होगी, तो मान लो उसके 500 रुपए और लग गए। तो अब अगर मैं आपसे आके पूछूंगा बताओ फ्रिज कितने रुपए का पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? 20,000 का बोलोगे या 21,000 का बोलोगे? सर 21,000 का, क्योंकि 500 रुपए ऑटो के और 500 रुपए फिटिंग करवाने के, तो 500 प्लस 500 1000 और 20,000 रुपए में किसको देके आया था? शोरूम वाले को। तो इसका मतलब कुल मिला के मेरी कॉस्ट फ्रिज की 20,000 नहीं है, मेरी कॉस्ट फ्रिज की 21,000 है। ऐसे ही जब आप कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको यह देखना पड़ता है कि एक्चुअल में उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या लगी, मतलब परचेजिंग प्राइस क्या है, एक्चुअल में कॉस्ट क्या लगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और जिस बच्चे को इसको कैलकुलेट करना आने लग गया वो इस चैप्टर में कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, ओके जी। सर एक डायग्राम और बनाते हैं, ध्यान से सुनो। ये कौन है? ध्यान से सुनना मेरी बात, अब समझ में आएगा आपको। अभी तक तो सवाल समझाया, सुनो। ये कौन है? सर ये है ए। अब ध्यान से सुनना, मैं सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार नोट डाउन मत करना। ये लो भाई साहब, ये है जहां पे परचेजिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज। ये लो भाई साहब, चलो एक काम करते हैं और थोड़ा सा समझाने के लिए यहां पे मैं ले लेता हूं। ये लो भाई, ये आपका आ गया समझाने के लिए। चलो भाई,
ए ने इस भाई साहब से गवर्नमेंट लोन परचेज किया, बॉन्ड 1 लाख रुपए का बॉन्ड था, और एक बॉन्ड कितने रुपए का था? 100 रुपए का। मतलब क्लियर? अब सुनना मेरी बात, अब एकदम 100% आपका दिमाग यहीं पे रहना चाहिए। ए बी के पास गया, ध्यान से सुनो, ए बी के पास गया और बी को बोलता है, हे बी ये बॉन्ड मेरे को दे दे, हे बी ये बॉन्ड मेरे को दे दे, बता क्या भाव लगाएगा? अरे भाई ट्राइमोलाई तो करते हैं ना। तो यहां पे इन्होंने बोला कि भाई साहब देख, बी क्या बोलता है? 100 रुपए लगाऊंगा। कितने रुपए? 100 रुपए। ए क्या बोलता है? भाई साहब देख, मैं तेरे को 100 रुपए तो दूंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे को 90% पैसा दे दूंगा। कितना परसेंट? 90%। मतलब बी के साथ एक डील होती है और बी को यह बोला जाता है कि बी 1 लाख रुपए तो देख फेस वैल्यू है, एक काम कर, अगर 90% में तू मेरे को ये बॉन्ड दे रहा है ना तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बी मान गया, मतलब 90,000 रुपए मैंने बी को पे किए। ध्यान से सुनना, अब बी जो है, ये बी क्या बोलेगा? ध्यान से सुनना, बी ये बोलेगा, एक सेकंड, अब है ना एकदम पूरा फोकस करना ध्यान से। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? ए बी के पास जाता है और बी को बोलता है बता बॉन्ड कितने में देगा, तो वो बोलता है 90% में डील फाइनल हो जाती है। क्लियर? अब हुआ क्या? अब क्या हुआ, ये जो बी है ना, ये बी क्या बोलता है कि यार ये बॉन्ड मेरे पास थे, अभी तक बेचने से पहले किसके पास थे? बी के पास। तो ये बी क्या बोलता है कि देख इस बॉन्ड पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, एक चीज समझाऊंगा और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, साल कब खत्म होता है? साल छोड़ो, ये लोग इस बॉन्ड पे 2 बार आपको ब्याज मिलता है, इस बॉन्ड पे 2 बार आपको ब्याज मिलता है। एक आपको मिलता है मार्च में, ध्यान से सुनना, और एक आपको मिलता है सितंबर में। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सितंबर और मार्च, मतलब 6-6 महीने से ब्याज मिलता है। ध्यान से सुनते रहना, मैं जो बोल रहा हूं ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बोल रहा हूं और इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके 20 के 20 नंबर चले जाएंगे। सुनो, तो यहां पे इन्होंने बोला मार्च और सितंबर को क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डील कब हुई सर? अच्छा एक सेकंड रुकना, ये मार्च से पहले भी क्या सितंबर आया होगा? सर को क्या बात करते हो यार, सितंबर तो आया ही है होगा। राइट, मतलब सितंबर मार्च ऐसे चलता रहता है। ये लो भाई साहब, मतलब ये मार्च आ गया, अरे साल ऐसे चलता रहेगा ना। तो सुनो, अब क्वेश्चन ये आता है कि डील कब हुई? सर डील हुई यहां पे 1 मार्च 2020 को। कब डील हुई? 1 मार्च 2020 को। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाता हूं, अगले पेज पे लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे है ना इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये लो भाई साहब, ये क्या बोलना चाहता है कि भाई साहब एक आपको कब मिलता है? ये लो भाई, सितंबर को ब्याज मिलता है और फिर कब मिलता है? मार्च में। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा ये अपना ये डील कब हुई? ये लो भाई साहब, ये डील जो है, ये डील हुई 1 मार्च को। 1 मार्च को डील हुई, और 1 मार्च क्या मान रहा है ये? 2020। राइट, तो इससे पहले ब्याज कब मिला होगा? सर इससे पहले ब्याज मिला होगा सितंबर, मतलब 30 सितंबर 2019 को तो ब्याज मिला ही होगा। ओके, और ये कौन सा है? ये 31 मार्च 2020। ये लो भाई साहब, वापस अगेन रिपीट करूंगा मैं, क्या बोला मैंने? साल में 2 बार ब्याज मिलता है। राइट, अभी बताओ ये किसके पास है? अरे ये डिबेंचर्स क्या, ये गवर्नमेंट बॉन्ड बताओ किसके पास है? मेरे एग्जांपल में ये बी के पास है, और ये कौन था? ये था बच्चों ए। कौन था? ए जब बी से ये बॉन्ड परचेज करने जाता है तो बी क्या बोलता है कि देख भाई ए, मेरे को इस गवर्नमेंट बॉन्ड पे लास्ट ब्याज मिल रखा है 30 सितंबर को। मैंने बोला यस मिल रखा है, 30 सितंबर को मुझे लास्ट ब्याज मिला था। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? सर 100% एग्री करते हैं। जब मुझे ये इंटरेस्ट मिला था,
फिर 30 सितंबर के बाद बताओ क्या आता है सर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जैन, अरे बोलो जैन, फिर फेब और फिर बोलो मार्च। मतलब ये ध्यान से आराम से मारवाड़ी तरीके से सुनना, ये बी ए को क्या बोलता है कि हे बी, ध्यान से सुन, मुझे इस गवर्नमेंट बॉन्ड पे ब्याज मिला था सितंबर, लास्ट सितंबर को मिला था, और अब मुझे ब्याज मिलेगा मार्च 31 को, लेकिन तू तो मेरे से पहले ही परचेज करने आ गया। किस दिन को परचेज करने आ गया? 1 मार्च को ही परचेज करने आ गया। मतलब ये कि अक्टूबर को मैंने इसको संभाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब मैंने इस बॉन्ड की 5 महीने रखवाली की है। अगर मैं 1 महीना और रखवाली कर लूं तो मुझे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्च अगर मैं इसकी और रखवाली कर लूं तो मुझे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। लास्ट ब्याज कब मिला था सर? लास्ट ब्याज मिला था सितंबर को। अब बताओ, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, ये फेब, मतलब 5 महीने जा चुके हैं। ये बॉन्ड किसके पास है? बी के पास। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 मार्च को ही ए बी के पास पहुंच जाता है और बी को बोलता है ये बॉन्ड मेरे को दे दे। डील फाइनल होगी 90% पे। कितने पे? 1 लाख था, 1 लाख का बताओ कितना परसेंट है? 90%। तो बताओ कितना? 90,000। लेकिन बी क्या बोलता है? ओ भाई, 1 महीने के बाद इस पे ब्याज मिलने वाला है, और ब्याज उसको मिलता है जिसके पास ये बॉन्ड होता है। एग्री? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 महीने तो मैंने संभाले हैं ना, मतलब 5 महीने मैंने संभाले, राइट, और 1 महीने के बाद 6 महीने का ब्याज मिलेगा जो तू ए रखेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब कॉमन सेंस बताओ, एक बात बताओ, 5 महीने तो बी ने रखवाली की और बी ए को बेच देता है, और 1 महीने के बाद वो बताओ बॉन्ड किसके पास है सर? ए के पास। तो बताओ ए को कितने महीने का ब्याज मिलेगा सर? 6 महीने का। और एक्चुअल में देखा जाए तो 5 महीने तो रखवाली किसने की है? बी ने। तो सुनो, 5 महीने रखवाली किसने की सर? बी ने। और इसके पास इसने कितने महीने की? 1 महीने। लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो 6 महीने का किसको मिलेगा सर? ए को मिलेगा। तो सर ये तो नाइंसाफी है। 5 महीने का ब्याज किसको मिलना चाहिए? बी को। तो एक तरीका तो क्या होता है भाई साहब, एक काम कर, बी अपन ए बी को क्या बोलेगा? ले भाई 5 महीने का ब्याज पकड़, और अगले महीने जब मुझे ब्याज मिलेगा तो वो मुझे 6 महीने का मिलेगा। नॉर्मल देखो, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का ब्याज होता है 3,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का ब्याज होता है 3,000 रुपए, तो 1 महीने का कितना हुआ सर? 500। तो बताओ 5 महीने की रखवाली किसने की सर? बी ने। तो 500 इंटू 5 मतलब 2500 रुपए बताओ किसको चले जाने चाहिए सर? बी को। और एक्चुअल में 500 रुपए किसके पास जाने चाहिए सर? ए के पास। तो मतलब ये कि भाई साहब ऐसा तो होगा नहीं कि जब 3,000 रुपए मिलेंगे ए पूरा का पूरा रख लेगा। क्यों? क्योंकि 5 महीने के पैसे तो उसके हैं। तो एक तरीका तो क्या होता है कि बी 2500 रुपए पकड़, 1 महीने के बाद मुझे 3,000 रुपए मिलेंगे। कितने? 3,000, वो मैं पूरे रख लूंगा। तो 2500 गए और 3,000 आए, तो मेरे तो 500 रुपए की कमाई हुई ना। लेकिन मैं जब ये डील कर रहा हूं तो बी बोलता है मुझे 5 महीने का ब्याज भी चाहिए, क्योंकि मैंने 5 महीने रखवाली की है इसकी। तो मैंने बी को बोला, देख भाई बी, मैं तो ब्याज के अलग से नहीं दूंगा, तुझे देना है तो दे, अदरवाइज मत दे। मतलब सोचो कितना अच्छा है। मतलब ध्यान से सुनना, अरे बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। ध्यान से सुनो, मैं और अच्छे से वापस बनाऊंगा। मुझे ना ये एकदम दिल और दिमाग में बिठाना है। 30 सितंबर 31 मार्च। ओके, डील कब हुई सर? डील हुई 1 मार्च को। ओके, 30 सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये आता है कोई। ओके, मेरे को बताओ 30 सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ब्याज किसको मिला था? बी को।
राइट। अब एक बात बताओ, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बताओ कितने महीने जा चुके सर? 5 महीना। अब कितना महीना और आना बाकी है सर? 1 महीना। लेकिन जैसे ही 5 महीने खत्म हुए, ए बी के पास पहुंच जाता है और ए बी को बोलता है कि ये बॉन्ड मेरे को दे दे। तो बी क्या बोलेगा कि यार 5 महीने मैंने इसकी रखवाली की है और 6 महीने, अब पूरा देखो, ये 6 महीने का ब्याज होता है मान लो 3,000 रुपए। क्या बोला मैंने? 3,000 रुपए 6 महीने का ब्याज होता है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 500। तो अगर रीजनेबली देखा जाए तो ये 500, 5 महीने की रखवाली किसने की है? बी ने। तो ये 500 का 5 महीना कितना हुआ बताओ? 2500 रुपए। ये 2500 रुपए बताओ किसको मिलने चाहिए? बी को। और बाकी बच गए 500 रुपए ये 1 महीने का, तो ये 500 रुपए बताओ किसको मिलना चाहिए? ए को। भाई रूल तो यही बोलता है, क्योंकि ए 3,000 कैसे ले लेगा? ए तो 3,000 लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई साहब जब तूने 1 महीने रखवाली की है तो तुझे ब्याज भी 1 महीने का ही मिलेगा, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो बी जब बोलता है कि भाई मेरे को 2500 रुपए चाहिए क्योंकि मैंने 5 महीने रखवाली की है, तो ए बी को क्या बोलता है कि देख भाई, 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो हम तुझे इंटरेस्ट दे देंगे, या ए बी को क्या बोलेगा कि भाई देख सीधी सी बात है, मैं तुझे कोई इंटरेस्ट अलग से नहीं देने वाला, यही आपका पूरा खत्म है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कोई मार्केट से गिफ्ट लेने गए, आपने 200 रुपए का गिफ्ट परचेज कर लिया, सामने वाले भैया को बोलते हो भैया मुझे ये पैकिंग भी करवा के दो, तो भैया आपको क्या बोलेगा कि मैडम देखो, या भैया 20 रुपए अलग से पैकिंग चार्जेस लगेंगे। अब 2 सिचुएशन हो सकती है, आप क्या बोलते हो, देखो भैया पैकिंग वेकिंग चार्जेस मैं अलग से नहीं देने वाली, 200 रुपए में ही सारा सब कुछ शामिल है, मैं अलग से कुछ नहीं दूंगी, राइट। दूसरी तरीका ये हो सकता है कि कोई दुकान वाला इतना अड़ियल होता है, वो बोलता है भाई साहब देखो 20 रुपए अलग से लगेंगे, पैकिंग करवानी है तो करवा लो, नहीं तो आप अपने आप कर देना। तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या कुछ लोग अपन इस टाइप में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो भैया 200 रुपए दूंगी, अलग से कोई क्या बोलते हैं पैकिंग चार्जेस नहीं है। मान जाए तो अच्छा है, नहीं माने तो अच्छा है। तो अगर मान जाए तो टोटल खर्चा 200 ही पड़ा, और अगर नहीं माने तो 200 रुपए वो और 20 रुपए पैकिंग चार्जेस, मतलब 220 रुपए आपका खर्चा हो गया। तो इसका मतलब ए बी को क्या बोलता है कि हे बी, मैं तेरे को अलग से कोई ब्याज नहीं देने वाला, इस 90,000 में सारा शामिल है। मतलब ये ऐसे मान ले 90,000 में ये 2500 शामिल है, मैं तेरे को अलग से नहीं दूंगा, देख ले, देना है तो दे दे, अदरवाइज कोई बात नहीं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि बी क्या बोलता है कि देख भाई ए, लेना है तो ले ले, 2500 रुपए में अलग से लूंगा, देख ले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना कोई जरूरी नहीं है बेचना, 1 महीने के बाद बेच दूंगा। तो दोनों प्रकार की डील हो सकती है। तो अगर इंटरेस्ट इसी में शामिल है तो इसे अपन बोलते हैं कम इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट शामिल नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें कई बार आपको कम इंटरेस्ट दे रखा होता है और कई बार आपको एक्स इंटरेस्ट दे रखा है। कम इंटरेस्ट का मतलब है उसी के अंदर ब्याज छुपा हुआ है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज हमें अलग से कंसीडर करना है। होप सो ये आपको समझ में आ गया। और ये 5 महीना क्यों? क्योंकि लास्ट ब्याज हमेशा ध्यान रखना, अब दिल और दिमाग में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उससे ठीक पहले की इंटरेस्ट ड्यू डेट देखनी है। बताओ मेरे वाले एग्जांपल में ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 मार्च को। 1 मार्च से पहले बताओ ड्यू डेट कौन सी थी जब हमें ब्याज मिला था? सर 30 सितंबर। पिछला देखना है हमेशा 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से काउंट करना चालू करना है। अब मैंने 30 सितंबर के बाद चालू किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और 1 मार्च को डील हो गया। तो 5 महीने का जो ब्याज है, इस ब्याज को हमें 2 ट्रीटमेंट करना देखना पड़ेगा, या तो वो कम इंटरेस्ट होगा या वो एक्स इंटरेस्ट होगा। अगर कम इंटरेस्ट हुआ तो इसका मतलब ब्याज उसी में शामिल है, अलग से कंसीडर नहीं करना। एक्स इंटरेस्ट हुआ तो ब्याज उसमें अलग शामिल नहीं है, अलग से कंसीडर करना है।
राइट सर, इस एग्जांपल में आप हमें दोनों बताओ, एक्स इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा और कम इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, इसीलिए तो मैंने ये एग्जांपल लिया। अब ध्यान से सुनना, एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। सुनो, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि मैंने कम इंटरेस्ट पे परचेज किया। ध्यान से सुनना मेरी बात, कम इंटरेस्ट पे मैंने परचेज किया, कम इंटरेस्ट पे मैंने परचेज किया, राइट। ओके सर, गजब है यार, सवाल एकदम सरल है। पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपको ऐसे लग रहा है, हाँ कैलकुलेशन है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ, आपने बताओ कितने रुपए में परचेज किया। परचेजिंग प्राइस 1,00,000 रुपए की चीज थी, लेकिन आपने 90% पे परचेज कर लिया। तो ध्यान से सुनना, एक बार स्क्रीन पे देखना, बाद में नोट डाउन करना। 90,000 रुपए आपकी परचेज। दोस्तों आपको पता है, जब भी आप परचेज करते हो तो आप पे ब्रोकरेज लगता है। क्या लगता है? ब्रोकरेज। और ये ब्रोकरेज आपको सवाल में दे रखा होगा। अब एक बात बताओ, कहीं से परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज जाती है, आती नहीं है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, राइट। तो बताओ, आपने हमेशा सवाल में दे रखा होगा कि आपने ब्रोकरेज दिया, ये सवाल में, तो ब्रोकरेज भी अपना खर्चा है। सर यस, एग्री। कितना परसेंट ब्रोकरेज है? 2%। ये 2% किसका? सर 90,000 रुपए का 2% कैलकुलेट करो। ये लो भाई साहब 2%, तो ये आपका आ गया 1800 रुपए। कितने रुपए? 1800 रुपए हमारे आ गए, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब जब ब्रोकरेज आएगा तो उस ब्रोकरेज पे बताओ क्या लगेगी? जीएसटी लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। और जीएसटी की जो रेट है वो बताओ कितना परसेंट रहेगा? 18%। भाई साहब जब परचेज करेंगे खर्चा लगेगा, तो ब्रोकरेज सवाल में कितना परसेंट होगी? दे रखी होगी। जितनी ब्रोकरेज है उस ब्रोकरेज पे 18% आपका क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, कितना परसेंट आता है? 1800 इंटू 18%। हमेशा ध्यान रखना ब्रोकरेज का जीएसटी है, तो ये आपका आ गया 324। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो बी के साथ जो डील हुई है उसमें कितना पैसा देना पड़ रहा है? 90 to 124। ये हमारा एक्चुअल में पेमेंट हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। कि सुनो, ये अपना क्या है कि ये पेमेंट कर दिया। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कम इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब देखो हमेशा ध्यान रखना, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे को बताओ आपकी ये डील कब हुई? सर डील हुई हमारी 1 मार्च को। 1 मार्च से ठीक पीछे चले जाओ और पिछली ड्यू डेट देखो। तो एक बात बताओ, वापस एक बार डायग्राम बना देता हूं जिस बच्चे को समझ में नहीं आया कि हमेशा कब कब ब्याज मिलता है? मार्च, फिर बताओ सितंबर, और फिर वापस आ गया मार्च। तो ये डील हुई यहां पे, डील यहां पे हुई, तो ठीक पीछे चले जाओ लास्ट ड्यू डेट पे। तो लास्ट ड्यू डेट बताओ कौन सी थी? सर 30 सितंबर। हमेशा एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, 30 सितंबर हुई तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो डील हो ही गई, तो 5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लो पहले। हमेशा ध्यान रखना, पहले ब्याज तो हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ब्याज जब कैलकुलेट करो वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो बताओ 1,00,000 रुपए है और इंटरेस्ट रेट क्या है? 6% आपको दे रखी है, और कितने महीने का? सर 5 महीने का, तो 5 डिवाइड 12। सर ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब आपको सबसे पहली बात, आपको ब्याज कैलकुलेट करना है एनी हाउ, चाहे एक्स हो चाहे कम हो, लेकिन पहले कैलकुलेट करके देखो। 1,00,000 इंटू 6%, 6 डिवाइड 100 इंटू 5 डिवाइड 12, तो ये बन जाता है 2500 रुपए। ध्यान से सुनना, ये बताओ कितना बन गया? ये बन गया दोस्तों 2500 रुपए। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात आपको याद आएगी। अगर सामने वाला, मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या मतलब परचेज कर रहा हूं,
बी मेरे को बोलता है मैंने 5 महीने इस बॉन्ड को रखो, इस बॉन्ड को संभाला है, मुझे 5 महीने का ब्याज चाहिए। ऑब्वियस बात है, उसका बोलना भी जायज है, गलत नहीं है। लेकिन मैंने बी को बोला देख बी, मैं तेरे को अलग से कोई ब्याज नहीं दूंगा, अलग से कोई ब्याज नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं डील करना चाहता हूं कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होगा, हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेट तो होगा, लेकिन मैं अलग से कोई ब्याज पे नहीं करूंगा। एग्री करते हो सर? 100% एग्री करते हैं। तो मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो कि अगर कम इंटरेस्ट है, अगर कम इंटरेस्ट है तो ब्याज इसी के अंदर छुपा हुआ है, मैं अलग से कोई ब्याज पे नहीं करूंगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में ध्यान से सुनना और अच्छे से समझेंगे। ये कौन है सर? ये बी है। ये कौन है सर? ये ए है। ये कितना रुपए आया था सर? 90,000 आया था। उसके बाद 1800 रुपए आए थे। उसके बाद अपना 324 रुपए आया था। तो बताओ कितना? 92124 मैंने पेमेंट कर दिया। मैं घर आ गया और नाचता हुआ आ रहा हूं। बताओ क्यों नाचता हुआ आ रहा हूं? क्योंकि जब मैं घर आऊंगा तो मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग करूंगा तो बताओ कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा 92124 में पेमेंट करके आया हूं, लेकिन इसमें दो चीजें शामिल है। 2500 रुपए का तो ब्याज है और बाकी मेरी कॉस्ट है। मतलब देखो 92124 में से अगर आप 2500 हटा दो तो आपके हाथ में क्या बचेगा सर? मेरे हाथ में बचेगा 89624। सर ये आप कहां पे कर रहे हो? ये मैं ए के घर में कर रहा हूं। ए क्या बोल रहा है? मैं बी को 92124 पे करके आया, लेकिन अगर मैं घर आऊंगा तो देखो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट तो आप कैलकुलेट करोगे। आप हमेशा ध्यान रखो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करोगे ही करोगे। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो घर पे आके क्या बोलोगे कि भाई 2500 रुपए का तो इसमें इंटरेस्ट है और बाकी जो मेरा है वो मेरा खर्चा है। सर ये 2500 रुपए आपने अलग क्यों किए? क्योंकि बच्चों 1 महीना और रुक जाओ, आपको 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा। तो एक बार आप ब्याज पे करके आए और एक बार आपको मिल जाएगा, तो बताओ जो पे करके आए वो खर्चा है क्या? ना बाबा ना, क्योंकि ये 2500 रुपए तो मुझे वापस मिल जाएंगे। 2500 रुपए तो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में मेरी कॉस्ट बताओ कितनी है? 89624। मतलब बी को उल्लू बना दिया, बी को अलग से कुछ इंटरेस्ट पे नहीं किया, उसी में से इंटरेस्ट पे किया। इसका मतलब घर आके मैं इंटरेस्ट को तो अलग रख दूंगा और मैं कॉस्ट को अलग रख दूंगा। तो बताओ 92124 आप पे करके सर पे करके आए, लेकिन बताओ क्या था सर? कम इंटरेस्ट था। तो एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट एनी हाउ कैलकुलेट करोगे। अगर इंटरेस्ट कम है तो आपको अलग, इसको अलग कर दो और बाकी 89624 मेरी कॉस्ट पड़ गई। अगर x है तो अलग से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। राइट सर जी, आ जाओ क्लियर। अब सुनो, तो इसमें एक बात बताओ, 92124 मैंने पे किया, लेकिन इसमें 2500 रुपए इंटरेस्ट है। तो बताओ एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ी? 89624। इसे अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी या बॉन्ड, जो भी बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है क्या सर? 1% भी दिक्कत नहीं है। मतलब सर आप हमें डायरेक्टली ये बोलना चाहते हो, सवाल कम भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, चाहे कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उससे पहले की ड्यू डेट पकड़ लो, वहां से लेके ट्रांजेक्शन की डेट तक आप टाइम पीरियड चेक कर लो और ब्याज कैलकुलेट कर लो। अगर कम है तो इसका मतलब अलग से ब्याज नहीं देना, उसी में ब्याज छुपा हुआ है। और अगर x है तो अलग से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर कम हुआ तो एक्चुअल में बताओ मेरा खर्चा 92124 है या 89624 है? सर 89624 है, क्योंकि ये ब्याज तो हमें 1 महीने के बाद वापस मिल जाएगा। राइट, ओके सर मान लो ये x इंटरेस्ट होता तो बताओ क्या होता? x इंटरेस्ट होता तो सुनो मेरी बात,
क्या होता, ये मैं अलग से नहीं करता, ये मैं क्या बोलता, देखो ध्यान से, अगर एक्स इंटरेस्ट होता ये, तो सुनो मेरी बात, एक्स इंटरेस्ट होता तो देखो क्या करते, मैं इसको पे कितना करके आया सर, मैं इसको पे करके आया 92124, और बी बोलता है 2500 रुपए अलग से इंटरेस्ट पे कर, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, अलग, यू हैव टू पे, अलग से आपको अलग से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, तो एक्स इंटरेस्ट माना जाता है। अब घर पे जब आऊंगा तो एक्चुअल में मैं 2500 रुपए अलग चुका के आ गया और 92124 में अलग से पे करके आ गया। तो इसी सिचुएशन में मेरे लिए बताओ कॉस्ट क्या आ गई, 92124 मेरी कॉस्ट आ गई, क्योंकि मैं ब्याज अलग से पे करके आ रहा हूं। दोस्तों एक्स इंटरेस्ट का आपको खुद करके लाना है। ये आज का एग्जांपल था, होप सो आपको समझ में आया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ऑलवेज वेलकम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आओ हम लोग इस एग्जांपल को खत्म करें, आपके लिए ये होमवर्क है, तो ध्यान से सुनना। पहले क्या करते हो, परचेजिंग प्राइस, फिर एड क्या किया, ब्रोकरेज। जब भी ब्रोकरेज आएगा जीएसटी 18% टिका दो, ठीक है, और 18% किसका, ब्रोकरेज का 18% लेना है, परचेजिंग प्राइस का 18% मत लेना। फिर टोटल किया, टोटल करने के बाद ब्याज कैलकुलेट करो। ब्याज आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चाहे एक्स हो चाहे कम हो। अगर कम है तो ब्याज को घटा दो, और अगर एक्स है तो ब्याज अलग से दिखा दो। इतना सरल है दोस्तों। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आपको पता है क्या करना पड़ता है, फेस वैल्यू के बेसिस पे ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आऊंगा, उसमें और क्लियरिटी कर दूंगा। ब्याज का कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा पड़ाव है इस चैप्टर का, बाकी एकदम सरल है। होप सो आपको समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।